सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, जो कि बहुत चर्चा में भी है और अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न, या बिल्कुल बोलेंगे कि एक तरह से इंटरनेशनल कंसर्न वाला मुद्दा है, चिंता का मुद्दा है। चिंता का मुद्दा इसलिए है कि भले ही हो सकता है कि ये युद्ध में हम सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इससे बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होने वाली है। केवल हमारी नहीं, पूरा विश्व प्रभावित होगा, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां जो है यहाँ पर एक दूसरे से युद्ध करी। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव सभी जगह देखा गया है ना, बाकी देशों ने भी इसका किया, तो किसी ने समर्थन किया, किसी ने आलोचना किया, जो भी किया वैसे ही यहाँ पर विस्तृत। तो हुआ क्या है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, विशेष करके उन जगहों पर जिनको ये कहा जा रहा था कि उसके एटम बॉम्ब से रिलेटेड ठिकाने थे या परमाणु बम के स्थान थे। ठीक है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को हमें देखना पड़ेगा कि ये मुद्दा क्यों है। ठीक है, तो युद्ध का नाम क्या है, एक अभियान राइजिंग लॉयन। ये नाम याद कर लो, ये नाम पूछ लेगा सीधा प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नाम केवल, क्या, राइजिंग लॉयन। तो सैन्य अभियान है ये एक तरह का। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज इन्होंने एक तरह से की है, एक अटैक किया है। 13 जून को हुआ। 200 फाइटर जेट्स, बेसिकली ज्यादातर कौन से थे, F-35। ठीक है, तो F-35 जेट्स जो है उन्होंने उड़ान भरी इजराइल से और गए, और कुछ स्थान लगभग 6 अलग अलग जगह थी जिन पर जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पर, ईरान में। अच्छा, ये तो वो घटना है जो अभी हुई है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इजराइल इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। लगभग इजराइल बहुत लंबे समय से इस अटैक के लिए तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। तो ये मोसाद जो है, इसकी टीम पूरी ऑलरेडी पहले से ही अंडर कवर होकर के और ईरान में थी। ईरान में ये गए थे इनके साथ में लेकर के कुछ ड्रोन्स, आत्मघाती ड्रोन्स जो होते हैं, तो उनका पूरा बेड़ा छुपे हुए रूप में इन्होंने वहां तक पहुंचाया। अब वो किस तरह से पहुंचाया वो भी एक बहुत मतलब ईरान की एक फेलियर है इंटेलिजेंस की। ठीक है, वहां पहुंचाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अटैक किया इन ड्रोन्स के माध्यम से, किसे, जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है पूरा, या जिसको बोल सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम जितना भी है ना, उसको उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया। और जब कंफर्म हो गया कि डिफेंस सिस्टम को वो अटैक कर चुके हैं, उसको नुकसान पहुंचा चुके हैं, उसके बाद में फिर फाइटर जेट्स गए और उन्होंने सटीक निशाना बनाया उन सभी जगहों को जो पहले से चिन्हित की गई थी। अब उन जगहों के नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना तो आप उनको याद कर पाओगे और ना ही वो लंबे समय तक याद कर भी लिए तो वो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ठिकाने थे वहां पर कौन थे, या तो वहां पर टॉप कमांडर थे, टॉप एलिट कमांडर जो भी ये आपके ईरान की जो, जैसे ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ठीक है, उनके कमांडर्स थे, या फिर ये जगह वो थी जहां पर ये माना गया कि इन जगहों पर किसी न किसी रूप में परमाणु कार्यक्रम को विकसित किया जा रहा है। किसके, ईरान के। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से चिंता का कारण रहा है आपके जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए। ठीक है, और उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए गए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, उसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 35 देशों ने मिलकर के और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, हमने ये देखा था। तो इस हमले में कौन कौन मरे, ईरान की आर्मी के चीफ मोहम्मद बघेरी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हो गए। इसी तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके चीफ और परमाणु वैज्ञानिक, 2 परमाणु वैज्ञानिक भी यहाँ पर मर गए। जब ऐसा हुआ तो चूंकि इजराइल को पहले ही पता था कि वापस से काउंटर अटैक भी होगा, काउंटर अटैक हुआ, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने उसको सबको जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम बोलेंगे सर हमारे काम का क्या है इसमें से। तो देखो IR सेक्शन जो है उसमें ये बहुत काम का है, और चूंकि ये युद्ध जो है ये भारत को प्रभावित करेगा तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। निशाना किसे बनाया गया है, परमाणु सुविधा, मिसाइल उत्पादन स्थल और सैन्य अधिकारियों के सेंटर्स जहां पर वो रहते थे। इसी वजह से बड़ी मात्रा में ये मारे गए। हमला क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछ लीजिए, जैसे इंटरव्यू कोई अगर दे रहा है तो उससे पूछेंगे कि आखिरकार क्यों भाई अचानक से ही जो है इजराइल ने हमला क्यों कर दिया ईरान पे, तो उसका कारण है बढ़ता हुआ तनाव। लगातार हम पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बयानबाजी देख रहे हैं जिसमें ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान जो है ना, वो जो संवर्धित यूरेनियम जो है उसको काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, और इस वजह से वो इस स्तर पे पहुंच चुका है जहां से वो परमाणु बम में उसको प्रयोग कर सके। संवर्धित यूरेनियम क्या होता है, मतलब क्या होता है कि यूरेनियम जो है
यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु बम में। इसी तरह परमाणु बिजली घरों में भी हमारे यूरेनियम का प्रयोग होता है। लेकिन क्या होता है, जनरली जो साधारण यूरेनियम होता है उसमें एनर्जी लेवल के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो क्या करते हैं, उसमें लगातार उसको संवर्धित करते हैं, मतलब उसमें जो अयस्क होता है, जैसे उसमें जो तत्व है यूरेनियम के, उसकी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और जब जो यूरेनियम 238 है उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से वो रिएक्ट करेगा, उतना ही घातक वो बनता जाएगा। तो एनरिचमेंट के लिए पहले मैंने बताया था 3.5 के प्रतिशत जो है उस पर रोक लगाई हुई थी, इससे ज्यादा वो नहीं करे, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था। तो ये चीज लगातार इसमें बातें भी चल रही, ट्रंप भी बार बार कह रहे थे, सब कह रहे थे, तो उसने नहीं माना। तो इस चीज को इजराइल ने कैसे देखा कि इस तरह से अगर मान लीजिए इसने इस परमाणु कार्यक्रम को अंजाम दे दिया तो लास्ट में जाकर ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल और ईरान बहुत बड़े दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है और कट्टरपंथी देश भी है। इजराइल पूरी तरह से कट्टरपंथी है, ठीक है, और इधर आपका ईरान भी पूरी तरह से कट्टरपंथी है अपने अपने धर्मों को लेकर के। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक दूसरे के अस्तित्व के खतरे की बात को कह करके और ये किया गया है। नो अभी दिखाऊंगा आपको पूरा मैप पर, हम देखेंगे कि कैसे वो है, नेबर नहीं है बट दोनों दुश्मन कंट्री है। अब ये जो नाम रखा गया है, जो आपका राइजिंग लॉयन करके नाम रखा है, अब ये राइजिंग लॉयन नाम क्यों रखा, कोई तो कारण रहा होगा। तो रखा गया है बाइबल से। बाइबल में आयत है, आयत मतलब जैसे अपने दोहे होते हैं ना, श्लोक होते हैं, उसी तरह बाइबल में भी पंक्तियां होती है, उनको अब क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, तो ये जो बाइबल है इसकी एक आयत है जिसमें लिखा है, और उसी के आधार पर जिसमें लिखा है कि युद्ध के लिए उभरे, मतलब उसमें व्यक्ति को कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर समय के साथ में राइज होगा एज ए लॉयन तो वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। तो इसी चीज को दर्शाते हुए कि इजराइल पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। अब इजराइल का ये हमला, सबसे पहले तो कहता है कि इजराइल के अकेले दम पे ऐसा कर रहा है, तो देखो उसको बहुत ज्यादा समर्थन मिला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा समर्थन तो किसका मिला हुआ है? यूएसए का, अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका पूरी तरह से उसके पक्ष में। दूसरा बोला जाता है कि सऊदी अरेबिया और इनका क्या है, जो पड़ोसी देश है, तो कहते हैं कि सामने से तो अगर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन बाकी जैसे जॉर्डन हो गया, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया, ये सारे देश भी कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, पीछे से, पिछले दरवाजे से जो है यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उसको मदद मिल रही है बाकी अड़ोसी पड़ोसियों से भी। अब बात आती है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई अगर युद्ध हुआ है तो युद्ध का कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा। तो देखिए, युद्ध हमेशा बहुत ही नकारात्मक प्रभाव लेकर के आते हैं अपने साथ में, और भारत पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट। तो कई बार हम बोलते हैं कि जब यूरोपीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं हमारे क्षेत्रों को, यूरोपीय दृष्टिकोण मतलब यूरोप में खड़े होकर के अगर आप देखोगे एशिया की तरफ, तो वो तीन तरह से इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फार ईस्ट, क्या बोलते हैं? फार ईस्ट। एक क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट, और एक क्या बोलते हैं? नियर ईस्ट। ये एक अवधारणा है, इसको भी आप समझ लीजिए तीनों क्या है। जब हम नियर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नक्शे में उन देशों की बात कर रहे हैं जो बाल्कन कंट्रीज है या जो ऑटोमन साम्राज्य जो है उससे जुड़े हुए थे। कैसे देखें इसको? तो उसका जवाब हो गया, आप जब नक्शे में देखेंगे, अभी मैं आपको और दिखा दूंगा यूरोप का नक्शा। यूरोप के नक्शे में वो क्षेत्र, एशिया का वो क्षेत्र जो सबसे नजदीक है, जो वर्तमान में यूरोप का ही क्षेत्र है, एशिया का नहीं है। उस समय जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका प्रसार पूरे बाल्कन, काला सागर और उसके आसपास के कई देशों में था। ठीक है, जितने भी बाल्कन कंट्रीज है, जैसे यूक्रेन वाला जो पूरा क्षेत्र था वो सारा कंप्लीट किसके, उसको क्या बोलते थे? ये नियर ईस्ट, मतलब पूर्व का सबसे नजदीक वाला हिस्सा। फिर उसके बाद वाला हिस्सा जो विशेष करके आपके खाड़ी वाले जो देश हैं जितने भी, ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इराक और इजराइल और जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, ये सारे जो देश हैं वो किस में आते हैं? मिडिल ईस्ट में। ठीक है, और उसके बाद भारत और उससे आगे के जितने भी देश हैं, भारत, चीन और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके लिए क्या प्रयोग करता था? फार ईस्ट। ठीक है, सुदूर पूर्व, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व और जो पास में है नियर ईस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तीन क्षेत्रों में इसको देखते हैं। तो मध्य पूर्व के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, इस क्षेत्र में हमारे क्या क्या संबंध है? अब इन क्षेत्रों में हमने निवेश भी कर रखा है। जैसे देखो ईरान में हम देखें तो हमने चाबहार बंदरगाह का डेवलपमेंट वहां पर किया है। क्यों?
ताकि हम वहां से विभिन्न चीजों को, वस्तुओं को खरीद सके, हमारे पास ला सके, एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में वो हमारे पास काम करे। मैं दिखाऊंगा कैसे वो काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेटेजिकली इस एरिया को समझिए, ये एरिया कैसे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां पर युद्ध छिड़ना हमारे लिए कितना मुश्किल वाली बात हो सकती है। दूसरा क्या है कि चूंकि हम अपना तेल पूरा उधर से आयात करते हैं, एक क्या है कि हमारे बहुत से मजदूर उस क्षेत्र में काम करते हैं, करते नहीं करते, और फिर क्या है कि ये जो एरिया है ये व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें यहां पर बहुत बड़ा योगदान करने वाली। एक एक बिंदु में अगर हम देखें तो पहला तो क्या होगा, हवाई सफर महंगा हो जाएगा। अब क्यों होगा ऐसा, देखो अभी तक तो हम जब मान लो यूरोप जाते थे, एक बार हम मैप पर आ जाते हैं तो मैप से हमें थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा एक एक बिंदु पर। तो देखो ये हमारा मैप है यहां पर, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसको समझने की कोशिश करना। जब मान लो हम भारत से जा रहे हैं, मान लीजिए आप मुंबई से एक फ्लाइट उड़ती है, कहां जाना है उसको, फ्रांस जाना है, पेरिस में, ठीक है। अब ये फ्लाइट कहां से जाए, अभी पहले ये फ्लाइट कहां से जाती थी, सीधा अपना एक रास्ता देखेगी, कहां से, यहां से होते हुए, और इस तरह से जो जो इसको अलाउ करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट से जाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना लंबा रास्ता लेंगी, सबसे छोटा रास्ता लेगी। मान लो दिल्ली से कोई जा रही है तो पहले दिल्ली की फ्लाइट क्या करती थी, सीधा ऐसे कोशिश करेगी कोई यहां से इस तरह से जाए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया कि नहीं भाई हमारे एरिया में से तो उड़ने नहीं देंगे, तो पहले ही हमारी जो जितनी भी जो है वो घाटे में चल रही है, जितनी भी जो फ्लाइट्स हैं उनको नुकसान क्या हो रहा है, अब हमको कम से कम इतना तो घूमना पड़ रहा है। दूसरा क्या था कि अभी हम कैसे जा रहे थे, इस तरह से घूम के और इस तरह से जा रहे थे, अब तो ये एरिया बढ़ गया। अब क्या होगा, अब इस एरिया में हो रहा है युद्ध, मिसाइलें चल रही है भाई, इजराइल ईरान पर और ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, तो ये एरिया का क्या दिक्कत हो गई, अब यहां से जाना खतरनाक हो गया। अब आप कैसे जाओगे, अब मान लो दिल्ली से कोई फ्लाइट उड़ी तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, थोड़ी दूरी बना के जाएगी ना भाई, इस एरिया से बचना है अपने को। अब ऐसे बचोगे तो आपका फ्यूल की कॉस्ट कितनी बढ़ गई, बड़ी नहीं बड़ी, तो ये समस्या है। तो पहला तो हमारा हवाई सफर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमको ज्यादा लंबा रास्ता यहां पर तय करना पड़ेगा, तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव होगा, ठीक है। दूसरा, 9% तक हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा। आयात बिल का मतलब क्या होता है, तो ऐसे देखो सिंपल सा है कि आप होटल में खाना खाते हो तो क्या देते हो वहां पे, पैसा, खाना खाने के बदले क्या देते हो, पैसा, और वो आपको क्या देता है, बिल, ठीक है। अब मान लो आपने बोला ये ईरान है, ईरान को आप बोल रहे हो ईरान भाई मुझे दो तेल, हाँ क्या दे दो मुझे, तेल। इसने बोला ये लो पकड़ो तेल, तेल के बदले बोलेगा लाओ दो पैसे, पहले बोल रहा था 100 रुपए दो। अब क्या हुआ, चूंकि युद्ध की स्थिति है, ठीक है, तो ईरान क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है तेल पर, ठीक है, मार्केट में तेल की सप्लाई, क्योंकि ईरान किस में व्यस्त हो गया, अब युद्ध में, उत्पादन में भी कमी होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो इस वजह से क्या होगा, तेल की सप्लाई कम। अब सप्लाई डिमांड इफेक्ट क्या करता है कि सप्लाई अगर कम हो गई तो रेट्स इंक्रीज होंगी, है ना, क्योंकि खरीदने वाले तो ज्यादा है, माल कम है, तो चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कोरोना में एक तंबाकू के पैकेट की कीमत 1200 रुपए तक भी हुई है, जो 10 रुपए में आता था, ठीक है। जो लोग तंबाकू खाते थे उनमें बोलियां लगती थी उस समय, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। तो यहां पर भी ये होगा, जो ज्यादा माल देगा उसको सामान मिलेगा। तो कल ही क्या हुआ, जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग $66 प्रति बैरल से बढ़कर के कहां पहुंच गई, 75, 2 ही दिन में। मतलब आप देखो $10 बढ़ गया, कितना, $10, और $10 बढ़ने का मतलब है हमारी इकोनॉमी में महंगाई 0.5% बढ़ जाना। मतलब अगर 4% हमारे महंगाई है ना, तो अब 4.5% हो गई, अगर 4.5 है तो 5% हो जाएगी। अब सोचो अगर यही $40 प्रति बैरल बढ़ जाए तो हमारे यहां पर 2% अधिक महंगाई हो जाएगी, और 2% महंगाई बहुत ज्यादा होती है। इतनी तो हम प्लस माइनस में लिमिट रखते हैं, और सोचो अगर $100 प्रति बैरल बढ़ जाए तो 5% महंगाई हमारे यहां पर बढ़ जाएगी, कमर तोड़ करके रख देगी लोगों की। तो हमारा आयात बिल इस तरह से बढ़ जाएगा, क्लियर है,
क्योंकि हमको अब ज्यादा पे करना पड़ेगा किसके लिए, तेल के लिए। हम 85% अपनी जरूरतें कहां से पूरी करते हैं, तेल से। अब देखो तेल क्यों जरूरी है, तेल दरअसल गाड़ियों में परिवहन के काम आता है। तो परिवहन हमारे माल और लोगों दोनों का है, ठीक है। अब चूंकि तेल महंगा हो गया, अब महंगा तेल जो है वो क्या करेगा, क्या करेगा, हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति मतलब जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारे प्रवास में एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे पास आ रहे हैं, उनमें मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। क्योंकि हम तेल महंगा खरीद रहे हैं, तो महंगे तेल के साथ में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। तो पहले उनके 10 रुपए लग रहे थे खर्चे में, 20 रुपए लगने लगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, वस्तुओं की रेट में ऐड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कुछ जेब से थोड़े भोगेंगे वो, तो आपको चीजें क्या मिलेगी, महंगी। तो यातायात से लेकर माल ढुलाई और कच्चे माल की लागत सब बढ़ जाएगा, ठीक है। और महंगे क्रूड की वजह से पेंट, टायर, लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें भी महंगी, क्योंकि क्रूड से ही बनते हैं। क्रूड जो ऑयल होता है उसी को रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद उसमें से लुब्रिकेंट्स बनते हैं। पेट्रोल, ये जो पेंट्स हैं जितने भी, उनमें भी इससे निकले हुए जो उत्पाद होते हैं उनके रूप में इसका प्रयोग होता है। और टायर जो होते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है, सिंथेटिक टायर्स में। कामगारों के लिए संकट हो जाएगा। तो जो वहां पर काम कर रहे हैं वो लोग अब धीरे धीरे वहां से निकल करके भागेंगे, कहां पर, अपने देश में। सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और अपने लोगों को वापस लेकर आए। तो ये स्थिति, तो खाड़ी से लोग आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, वो बोझ ही बनेंगे। भाई यहाँ पर आ गए, वहां तो वो कमा रहे थे, यहाँ आते ही तो उनको रोजगार मिलेगा नहीं। अब वहां से वो क्या करते थे, पैसा भेजते थे, रेमिटेंसेस, वित्त का प्रेषण करते थे, पैसा भेजते थे ना कमा करके। तो जो हम पैसा वहां से प्राप्त कर रहे थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान वाली स्थिति हो जाएगी। तो 45 अरब डॉलर रुपए पिछले साल भेजे इन लोगों ने, वो कम हो जाएगा। फिर देखो अगला, चाबहार बंदरगाह जो हमारा है, जो हमने डेवलप किया है ईरान में, ठीक है, वहां पर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, भाई ईरान के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं रखना है। तो हम पहले ही, वो हमारा काम रुका हुआ है, हमने इसको डेवलप किया था। क्यों किया था आगे बताऊंगा मैं आपको, इसका कितना रणनीतिक महत्व है चाबहार को डेवलप करने के पीछे, भारत अपना पैसा क्यों लगा रहा है बेवजह, तो वो समझेंगे हम कि क्या वजह है उसका ना। तो भारत के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अब चूंकि ये संघर्ष बढ़ेगा तो आने वाले समय में जो मैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक जो बनाने की हमने बात की है, उस पर भी संकट, आईमैक क्या है वो भी हम देखने वाले भी आगे ना। तीसरा, समुद्री मार्ग प्रभावित होगा, निर्यात पर असर होगा। अब हो सकता है युद्ध जो है अभी हवा से चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद में आपको पता चले कि वो युद्ध कहां होने लग गया, पानी पर भी होने लग गया, जमीन पर भी होने लग गया, सेनाएं मोबिलाइज हो रही है, ठीक है। तो बीच में तो इराक और ये देश तो जाने नहीं देंगे, तो किधर से जाओगे आप, पानी के रास्ते। अब ये वो रास्ता है जहां पर पूरा व्यापार होता है, इसी रास्ते से पूरा जो आपका मध्य एशिया को जाता है, स्वेज नहर से होकर के, लाल सागर से होकर के जो व्यापार जाता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ठीक है। उसको बाधित होने से बहुत से देशों के लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रभाव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध ज्यादा दिनों तक चले, भारत एक ही बात चाहेगा कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये हॉर्मुज स्ट्रेट इस जगह पर है, ठीक है, मैं नक्शे में और बड़े में बताता हूं। अब ये इसमें एक हेडिंग आई है आपके राजस्थान पत्रिका में कि ईरान ने अगर ये नस दबाई तो पेट्रोल डीजल के लिए मचेगा हाहाकार। बट ठीक है, ईरान खुद नहीं देगा, वो बोल देगा कि मैं नहीं दे रहा किसी को, तो क्या हम किसी और से ले लेंगे। लेकिन यहां पर समस्या है हॉर्मुज स्ट्रेट। कैसे, देखो हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल सप्लाई होता है। 20% बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर इस 20% को कम कर दोगे आप तो क्या होगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। 2 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल हर रोज, मतलब 10 करोड़ बैरल रोजाना की जो डिमांड है, उसमें से 2 करोड़ बैरल जो है यहां से होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट कहां है वो हम समझते हैं, और इसको बंद करने से क्या प्रभाव होगा ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस नक्शे से हम समझते हैं। देखो यहां पर आपको कुछ देश दिख रहे हैं, भारत है, यहां पर पाकिस्तान है, यहां देखो आप, ये है आपका ईरान, और ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये है ओमान। तो देखो ये ओमान जो है ना, ओमान और ईरान के बीच में एक छोटा सा पैसेज दिख रहा है आपको, ये रास्ता ना, ये जो रास्ता है ना, ये दरअसल एक संधि है, जल संधि बोलते हैं इसको, तो हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है।
तो ये लगभग 33 से 35 किलोमीटर चौड़ी है और 170 किलोमीटर करीब लंबा एरिया है। यहां से अधिकतर वो सारे जहाज निकलते हैं जो पर्शियन गल्फ से होकर के आ रहे हैं। तो देखो यहां पर ये एक तो ये वाला जो ग्रीन जो आपको यहां दिख रहा है नीला एरिया, ये है फारस की खाड़ी, और ये जो है जगह ये है ओमान की खाड़ी, और नीचे आ गया आपका अरब सागर। तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जो जल राशि है उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट। ये हॉर्मुज स्ट्रेट क्या होता है, मान लो कुवैत है, कुवैत तेल का उत्पादन करता है नहीं करता, इराक करता है नहीं करता, सऊदी अरेबिया करता है नहीं करता, यूनाइटेड अरब अमीरात भी करता है, ये सारी तेल उत्पादक कंपनियां। अब ये बताओ मुझे, ये सारी कंपनियां अपने तेल को कहां से भेजेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के। अब समस्या ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो ही प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इसका जो उत्तरी छोर है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है, ईरान के पास, और जो दक्षिणी छोर है उसकी ओमान और बाकी देशों के पास। अब ईरान मान लीजिए कि चूंकि वो हमेशा पहले भी धमकाता रहा है, जब भी युद्ध की स्थिति हुई तो उसने बोला है कि मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको पकड़ लूंगा, इस पर कैप्चर कर लूंगा। तो अब यहां पर अगर मान लो ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर कैप्चर कर ले या इसको बाधित कर दे, तो ऐसे में इन सभी देशों से जाने वाला जो तेल है वो रुक जाएगा, या और भी चीजों का व्यापार जो है वो रुक जाएगा। और ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर इसने कब्जा कर लिया तो किस तरह से ये सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि व्यापार भी बाधित होगा, तो यहां से अगर हम जाते हैं तो गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, और फिर यहां से स्वेज नहर के रास्ते मेडिटेरियन सी होते हुए हमारा पूरे यूरोप के साथ व्यापार होता है, तो वो व्यापार भी यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। एक और चीज जो है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, मतलब भारत और रूस के बीच में एक कॉरिडोर है, ठीक है। वो कैसे काम करता है उसको भी आप देखो, दो रास्ते हैं उसके। तो पहला रास्ता तो आपका है बड़ा वाला रास्ता। तो भारत क्या करता है, जैसे मान लो भारत मुंबई से कोई सामान भेज रहा है, तो भारत जो है अपने इस रास्ते से होकर के अदन की खाड़ी से होते हुए फिर वो यहां से पूरा क्रॉस करता है, ठीक है, यहां से होते हुए, और फिर वो इस रास्ते होते हुए पहुंचता है कहां पर, मॉस्को। एक रास्ता तो हमारे पास में ये है व्यापार करने का। अगर हम मॉस्को से कोई सामान मंगाए तो हम किधर से आए, इस रास्ते। तो यहां से ट्रेन के माध्यम से बंदरगाह तक, और फिर जलमार्ग से होते हुए हम कहां पहुंचे, अपने मुंबई तक। दूसरा रास्ता हमने एक और बनाया है इसी INSTC में, वो कहां से है, मुंबई से हम जाते हैं कहां पर, आपके जो ईरान है उसके चाबहार बंदरगाह। कहां पर, चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह से ट्रेन और इनके माध्यम से होते हुए हम पहुंचते हैं अजरबैजान होते हुए और मॉस्को। ये पहुंचा क्यों नहीं, रह गया है ना, ये हो गया मॉस्को। अब मुझे बताओ ये रास्ता ज्यादा बेहतर कि ये रास्ता ज्यादा बेहतर, ये छोटा वाला ज्यादा बेहतर है ना। तो 2022 में, जुलाई 2022 में हम इस रास्ते से सामान ला चुके हैं। भारत जो है वो 2022 में मॉस्को से सामान मुंबई तक पहुंच चुका है इस रास्ते से होकर के। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इसके माध्यम से तो हमने क्या किया है, हमने चाबहार को डेवलप किया है, और फिर यहां से रेलवे के माध्यम से हमने जो है रास्ते को डेवलप करने में मदद की है। ईरान को हमने बहुत मदद यहां पर की है। एक और रास्ता हम डेवलप करना चाहते थे, कहां से, अफगानिस्तान से होकर के और मध्य एशिया के लिए, लेकिन वो फिर अफगानिस्तान में जब डिस्टर्बेंस रहा तो उस वजह से वो हम डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। एक और रास्ता हम कनेक्टिविटी यहां से चाहते थे। अब हमारे सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान बीच में अटक जाता है, नहीं तो हमारा कभी रेशम मार्ग इधर से होकर के जाता था, बहुत शॉर्ट पड़ता था रूट, लेकिन अभी हमें मजबूर है तो हम क्या कर सकते, पाकिस्तान या तो पाकिस्तान को कवर करें पूरा, एक रास्ता तो ये है, और वो अभी पॉसिबल है नहीं, तो दूसरे रास्ते पर हम काम करते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है, शॉर्ट रूट से हम जाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मिड इस पूरे यूरोप से हमारी एरिया तक पहुंच बनाने के लिए हमने एक और काम किया था, क्या कि हम क्या करें, कहां से जाएं, मुंबई से होते हुए इस रास्ते सऊदी अरेबिया होते हुए, फिर इजराइल होते हुए जॉर्डन से, और पहुंचे हम ग्रीस, ठीक है। तो ये है हमारा आईमैक। क्या है, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर,
इस कॉरिडोर के माध्यम से मुंबई से होते हुए आपके जो है ओमान, ओमान से फिर आपके सऊदी अरेबिया, देखो यहां से मुंबई, मुंबई से यूएई के जबेल अली, जबेल अली से गुवाफैत, फिर उसके बाद में रियाद सऊदी अरेबिया के, फिर हाइफा इजराइल में, और फिर उसके बाद में पिराइस ग्रीस में। इस तरह से हम क्या कर सकते थे, एक रास्ता यहां पर बना सकते थे। इस पर काम चल रहे थे। इसको हमने कब साइन किया था, जब G20 की बैठक थी हमारे यहाँ पर दिल्ली में 2023 में। 2023 में हमने अध्यक्षता की थी ना G20 की, है ना। तो G20 की अध्यक्षता के दौरान सितंबर के माह में हमने इस IMEC पर साइन किए थे। तो अब ये IMEC का काम भी हमारे यहाँ पर अटक गया, ये भी आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये भी हमारे लिए समस्या की बात हो गई। अरे भाई युद्ध चल रहा है ना यहाँ पे, इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो कैसे करोगे? हाँ, युद्धग्रस्त कंट्रीज, जब आपका देश अभी युद्धग्रस्त हुआ था तब क्या हुआ था, सारे काम रुक गए थे ना। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, वो हम देख लेते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये बाल्कन कंट्रीज वाला, ब्लैक सी के जस्ट इधर वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, ये सारे हैं नियर ईस्ट। फिर उसके बाद में यहां आ जाओ, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या है, मिडिल ईस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां से इधर, ये पूरा क्या है, फार ईस्ट। इस तरह से ये तीन एरियाज थे जिनकी बात हमने अभी की थी। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर आपकी दैनिक भास्कर में छपी है। ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। मेंस का जो पेपर 1 है उसमें आपके ये टॉपिक है एक, तो वहीं से रिलेटेड है, तो मैंने इसको लिया है। तो पेपर 1 में जो मैनेजमेंट सेक्शन है उसके अंदर जो है आपके FDI और FII, ये दोनों टॉपिक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया है कि देश में सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आता है और कंस्ट्रक्शन और IT सेक्टर में सबसे ज्यादा ये आ रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में वैसे गिरावट हुई है पिछले कुछ समय से। अब हम देख लेते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो आप यहाँ देखो 10 सालों का एक यहाँ पर जो है ना इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो देखो मॉरिशस से जो है 35, मार्च 15 में लगभग 35% हिस्सेदारी थी, जो मार्च 25 में 24% हो गई। और सिंगापुर की जो है ना 13% से बढ़कर के 24% हो गई। मतलब आज की तारीख में सिंगापुर क्या हो गया है, सर्वाधिक वाला हो गया है, ठीक है। सिंगापुर ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। यूके भी गिरावट की दौड़ देख रहा है, जापान में भी गिरावट हुआ है, नीदरलैंड का बढ़ रहा है, USA का बढ़ रहा है, साइप्रस का गिरावट हुआ, इसी तरह से और देशों का भी आप देखते हैं, बाकी छोटे हैं। तो कुल मिलाकर के जो टोटल मिला के 12 देश हैं, ये हमारे सारे FDI का कितना कवर कर रहे हैं, 88%। मतलब 10 में से 9 रुपए आपके इन्हीं 12 देशों से होकर के हमारे पास आते हैं। और सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, सिंगापुर, फिर उसके बाद मॉरिशस, फिर उसके बाद में USA, फिर उसके बाद नीदरलैंड और फिर जापान। यहां पर ये 24.7 दिखा रखा, लेकिन कोई बात नहीं, कम हो गया, ये मार्च का डेटा है। वर्तमान में जो है सिंगापुर सबसे ज्यादा हो गया है, मॉरिशस सेकंड नंबर पे गया है, ठीक है। अब ये हो सकता है अगले साल और बदल जाए, ऊपर नीचे होता हुआ हमको दिखे, तो उसकी हमें टेंशन ज्यादा नहीं करनी है। अब किस किस सेक्टर को कितना मिल रहा है ये भी आपको याद करना है। तो किस सेक्टर को मिल रहा है सबसे ज्यादा, सर्विसेज सेक्टर को 16.3%, ठीक है। इसी तरह से IT सेक्टर को 15%। तो दो मेन सेक्टर है, सर्विस और IT। तो ज्यादातर जो पैसा निवेश हो रहा है वो सर्विस और IT, इन दो सेक्टर में ही निवेश हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में बढ़ भी रहा है, जैसे ट्रेड में आप देख रहे हो बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ रहा है ना, इंफ्रा सेक्टर में भी बढ़ रहा है। जबकि कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस तरह से आपको इन्हें याद करना है, कुछ डेटाबेस चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे का सारा चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं, इन पर बात भी हम कर चुके हैं, है ना। अब इसमें कुछ एक दो चीजें और आपको देखनी है, जैसे कि क्या है, FDI और FII में क्या अंतर है। दो टर्म्स आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और इसको क्या बोलेंगे, विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता सकता है? थोड़ा बहुत कोई लग रहा हो आइडिया कि नहीं सर, हाँ इसको ये बोलते हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करना। कोई भी कंपनी बाहर से मान लो अपने 100 रुपए भेज रही है, कहां पर, भारत में,
तो वो क्या कर सकती है, वो कुछ तरीके हैं जिनसे वो क्या कर सकती है, निवेश कर सकती है। पहला, दो बड़े मेजर तरीके हैं, एक है डायरेक्ट निवेश करे या फिर क्या करे, इंस्टीट्यूशनल निवेश करे। डायरेक्ट निवेश में वो क्या करेगी, यहां पर मान लो एक फैक्ट्री बना देगी। जैसे एप्पल ने क्या बोला कि मैं जो है अपने एप्पल की लाइन का प्रोडक्शन जो है कहां करूंगा, आपके भारत में करूंगा। तो उसने आकर के यहां एक फैक्ट्री लगा दी। वो फैक्ट्री का मालिक कौन है, फैक्ट्री का मालिक कौन है, एप्पल। तो अगर मान लो आपका इन्वेस्टमेंट करते समय स्वामित्व आपके पास ही है, तो आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मान लो उसने क्या किया कि ठीक है यार, एयरटेल जो है ना बड़ी कंपनी है, तो यार एक काम करो, लो एयरटेल की 51% शेयर खरीद लो। अब निर्णय लेने का किसका अधिकार हो गया, है ना, हो गया ना, क्यों हुआ। तो यहां पर अब ये पैसा उसने मान लो ये लगा दिया, तो ये दीर्घकालिक है या कुछ ही दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म हो गया ना। तो ये क्या हो गया, दीर्घकालिक हो गया, हुआ नहीं हुआ, है ना, स्थायी हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक से सबको बेच के निकल जाएगा, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय उसको लगेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, वो क्या करेगा, शेयर मार्केट में जाकर के और किसी के भी शेयर खरीद लेगा। क्या किया उसने, शेयर मार्केट में जाकर के, और जो उसको जो चाहिए भी, हाँ इसका प्रॉफिट हो सकता है, इसका मुनाफा हो सकता है, तो उसको खरीद लेगा। लेकिन इसको बेच भी सकता है ना, तो क्या हो गया ये, अल्पकालिक। जैसे उसको लगेगा मार्केट डाउन जा रहा है, फट से उसने बेचा और निकल गया यहां से, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए कल हमने पढ़ा था ना कि घरेलू संस्थागत जो निवेशक हमारे, उन्होंने जो है शेयर मार्केट को मजबूती प्रदान की है। कैसे की, कि मान लो कोई वो निकल रहा है एफआईआई वाला, तो उन्होंने क्या किया, डीआईआई वालों ने संभाल लिया। जो डोमेस्टिक जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसने क्या किया, जैसे पेंशन फंड हो गए, बीमा कंपनियां हमारी हो गई, बताया था ना मैंने आपको, म्यूचुअल फंड्स हो गए हमारे। तो ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया, उसको परचेज कर लिया। इस तरह से उन्होंने बचा लिया मार्केट को। तो एफआईआई में नुकसान क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। जैसे ही मुनाफा होता है या फिर कोई भी हलचल होती है, अब इस समय मान लो क्या हो रहा है, शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया ना हमारा। क्यों गिरा, जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, शेयर मार्केट गिरता हुआ दिखा। तो कहां कहां क्या बदलाव हुए, इनको आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा कि शेयर मार्केट में तो क्या हुआ, गिर गया, है ना, शेयर मार्केट डाउन गया, रुपया भी डाउन गया, सोना अप गया। क्या आप समझ सकते हो कि ऐसे ट्रेंड्स क्यों हैं? अगर आप थोड़ा सा ढंग से इस चीज को ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भी अनिश्चितता होगी मार्केट में, जब भी अनिश्चितता होगी, तभी यह स्थिति होगी। ऐसा क्यों, सोचो क्यों होता है ऐसा। देखो, शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं, शेयर मार्केट अनिश्चितता का है। शेयर मार्केट में कोई पैसा बनता नहीं है। शेयर मार्केट में आप मनी जनरेट नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारा नुकसान मेरा लाभ है। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ब्रोकर या दलाल तो अपना पैसा लेता ही लेता है, वो तो दोनों स्थिति में लेगा, चाहे आप बेचो चाहे खरीदो। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, उसमें से किसी एक का मुनाफा किसी दूसरे का नुकसान हो जाता है। जैसे मान लो मैंने 1000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया, है ना, लोगों ने खरीद लिया बहुत तेजी से, और खरीदते ही इसका डाउन होकर के भाव कितना हो गया, 800 करोड़ ही रह गया। तो ये 200 करोड़ रुपए किनकी जेब से लगे, जिन्होंने खरीदा। सिंपल सी बात है भाई, उन्होंने 100 रुपए में चीज खरीदी और उनकी चीज की वैल्यू कितनी रह गई अब, 80 रुपए, है ना। तो ये अनिश्चितता है। अब जैसे ही मार्केट में अनिश्चितता आएगी किसी भी तरह की, जैसे मान लो बीमारी आ गई, कोई कोविड-19 जैसी, भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, कुछ भी स्थिति, युद्ध हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो निवेशक होते हैं ना, वो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, फट से मार्केट से अपना पैसा निकाल लेंगे। तो उनको पता है अपन अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत दिनों से जब स्थिरता थी, मार्केट में खुशहाली थी, तो मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, इसका मतलब उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ रही थी, लोग खरीद रहे थे, तो उनकी रेट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने 100 रुपए में खरीदा था, 140 हो गया अभी। वो अचानक से जैसे ही मार्केट में डिस्टर्बेंस दिखेगा, वो पहले ही क्या कर देंगे, बेच देंगे उसको, और उनके इस बेचने की वजह से ही मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा भी क्यों, क्योंकि बेचने वाले तो हो जाएंगे ज्यादा, खरीदने वाले हो जाएंगे कम। और जब बेचने वाले ज्यादा हो जाए, खरीदने वाले कम हो जाए, तो दाम गिर जाएंगे।
इसलिए मार्केट में वैल्यूज, क्योंकि अब क्या होगा, कोई बोल रहा है मेरा 140 में खरीद लो, तो दूसरा बोले नहीं मेरा 138 में खरीद लो, तीसरा बोले मेरा 135 में खरीद लो। खरीदने वाले कम है ना, बेचने वाले ज्यादा है, तो इसलिए उस मार्केट में शेयर मार्केट की रेट डाउन आती थी। ऐसे गिरता है शेयर मार्केट। बढ़ता कैसे, किसी शेयर की वैल्यू बढ़ती कैसे, खरीदने वाले ज्यादा हो गए, बेचने वाले कम है। किसी शेयर की मतलब अच्छी पब्लिसिटी हो गई या कुछ हो गई, तो अभी 100 तो बेचने वाले हैं, 200 खरीदने वाले हैं। अब 200 रेट लगाएंगे कि मैं 100 रुपए में खरीद लूंगा, तो नहीं मैं 102 में खरीदूंगा, तीसरा वाला 104 में खरीदूंगा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरह से मार्केट बैलेंस करता है, वो ऑटोमेटिक उस सिस्टम पे चलता है। रुपया क्यों गिर रहा है, मार्केट में अनिश्चितता है, अनिश्चितता होने की वजह से डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी। भाई आप शेयर मार्केट में से पैसा आपने बेच दिया, अपना शेयर बेच दिया, अब शेयर बेचने के बाद में आप पैसा किस में लोगे, विदेशी निवेशक क्या करेगा, डॉलर्स में चाहेगा ना, तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज, रुपए की डिमांड डिक्रीज। जिसकी डिमांड कम होती है फिर वही बात, उसकी वैल्यू भी गिरती है। मतलब अब आपको $1 के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। पहले अगर आप 80 रुपए में $1 मिल रहा था, तो अब आपको 82 रुपए में $1 मिलेगा। तो ये 82 को बढ़ने का मतलब रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ रही, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। मान लो पहले एक बिस्किट पैकेट 50 रुपए में आ रहा है और अब दोबारा 100 रुपए में आ रहा है, तो बताओ रुपए की वैल्यू बढ़ी कम हुई, कम हो गई। पहले तो अब 100 रुपए में 2 बिस्किट के पैकेट आ जाते थे, अब 100 रुपए में एक ही आ रहा है। ऐसे देखो उल्टा, उसमें कितना खरीदा जा रहा है, उससे पता चलता है कि इसकी वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है। तो जब भी आपको डॉलर की तुलना में रुपए बढ़ता दिखाई दे, मतलब 80 से 85 होता दिखाई दे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है। और अगर 80 से 70 होता दिखाई दे तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं। अब चूंकि पैसा निकाल लिया शेयर मार्केट से, तो कहां डालें, तो सब देखते हैं कि या तो प्रॉपर्टी में डाल दो या फिर डाल दो में, सोने में। अब प्रॉपर्टी तो खरीदने में भैया बहुत से नियमों कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, तो सीधा कहां डाल दो, सोने में। सोना खरीद लो। अब सोने की डिमांड बढ़ गई, सोने की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो रेट इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए सोने की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है। ऐसे कंसेप्ट में क्लियरिटी रखोगे तो आप आंसर दे पाओगे। खास करके यूपीएससी में जो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। बहुत इजीली आपके लिए नहीं होगा कि आप आसानी से उनको ट्रैक कर पाएंगे। इसीलिए इस बार के पेपर की जब भी आंसर की आई और जब रिजल्ट आया, तो कई भौचक के रह गए कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से उनको ये पता ही नहीं था कि हम जो आंसर लगा के आए वो गलत था।